शिवांश, you were absent yesterday? क्यों? अच्छा अच्छा, तो फिजिक्स वाले सर ने लिंक भेजी? हाँ, तो आज मुझे असाइन हुआ है मंडे ट्यूसडे वेंसडे 10th डी में मेरा क्लास है। जो मुझे मिला है बेटा उसके हिसाब से मैंने आपको क्लास दी है आप लोगों की। बट देखिए, अगर अगर सर बोलते हैं तो मुझे बताइएगा, मैसेज वगैरह कुछ आए तो। ठीक है। And Shivansh, you will be monitor of my class for this particular period. कोई भी अगर अननोन पर्सन एंटर करता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? ओके। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ रह गए आज? इससे पहले कितने स्टूडेंट्स थे इससे पहले वाले पीरियड में? अच्छा अच्छा। वैक्सीनेशन हो गया आप सबका? यस सर। एवरीवन प्रेजेंट है? सबका हो गया? सर मेरा नहीं हुआ है बस। क्यों नहीं हुआ बेटा? सर हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। कोई पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओगे? हाँ? नहीं सर, आधार कार्ड गलत था, वो अपडेट होके आ जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आधार कार्ड मिस्टेक है। ठीक है ठीक है। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, को मैं फिर से मैसेज डाल देता हूँ। ये हालत हो गई, टीचर बेचारा बुलाता है बच्चों को, चलो बच्चों क्लास कर लो, आ जाओ प्लीज आ जाओ, ये हाल है बच्चों का। पावर शिफ्टिंग हो गई है क्लासरूम में, टीचर के पास से पावर सारी स्टूडेंट्स के पास चली गई। नहीं सर, ये भी था ना कि हमें पता था हमारा गेम्स पीरियड सब चले भी गए होंगे फोन बंद करके। अरे तो ऑनलाइन गेम्स पीरियड में क्या वहाँ पबजी और फ्री फायर खेलते हो तुम लोग? गेम्स पीरियड फिजिकल गेम्स के लिए होता है स्कूल में गेम्स की लिंक बात नहीं है। हाँ वही तो, स्कूल में गेम्स होते हैं ना फिजिकल गेम्स, तो ऑनलाइन में गेम्स पीरियड का क्या सेंस है, मुझे तो नहीं समझ आता। नहीं 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 बेटा, फ्री फायर मत खेलो, ज्योग्राफी पढ़ लो पहले। ठीक है, फ्री फायर खेलना जब स्कूल ओपन हो जाए। वैसे भी दिन भर फ्री फायर ही खेलते होगे सब लोग ना? अच्छा, तो कितने घंटे खेलते हो? पता नहीं। हाँ तो हम्म, राज, व्हाट अबाउट यू, तुम भी खेलते होगे? अच्छा। ना व्हाट अबाउट यू, व्हाट्स योर डेली रूटीन? खेलते हैं। नहीं खेलती, ओके। शिवांगी? आज स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, ऐसा क्यों है भाई? मैसेज के बावजूद। एक बार मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ लिंक, आप लोगों का जो ऑफिशियल है। कल हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे बेटा? कम्युनिकेशन पढ़ लिए थे, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना था। कम्युनिकेशन पढ़ चुके थे, कुछ काम दिया था, कोई माइक्रो टास्क? यस सर, दिया तो था। लेकिन किया नहीं सर। सर नहीं, कल कर नहीं पाए। हाँ, और कोई किसी ने किया कुछ? शिवांश तो कह देंगे सर हम एब्सेंट थे, हमने सर मैसेज भी नहीं देखा। हाँ, एकदम एकदम रात में देखा, उसके बाद सब सो गए, फिर नींद लगी थी।
हमें पता है तुम लोगों की साइकोलॉजी सारी। ये सब आदतें छोड़ दो, तुम लोग काम जो दिया जाए उसको किया करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है बेटा। तुम लोगों को पता ही नहीं है, इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि तुम लोग क्या लॉस कर रहे हो फिजिकल क्लासेस को मिस करके। उसके ऊपर से इतनी हीला हवाली होमवर्क और ये सब करने में रहेगी तो फिर लर्निंग की जो प्रोसेस है वो एकदम ठप हो जाएगी, है ना। तो काम जो दिया जाए उसको कर लिया करो। मैं कोई बहुत सारा लिखने का काम तो देता नहीं हूँ। अपना आराम से बढ़िया बैठो, गूगल करो, चीजों को देखो समझो, थोड़ा सा पॉइंट को नोट कर लो कहीं पे, उसको क्लास में जब पूछा जाए तो बता दो that's it। किसी को कोई आइडिया नहीं है? होता है। चलो अच्छा मैं बता देता हूँ। उड़ान स्कीम बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर ये प्लान ऐसा कुछ स्ट्रक्चरिंग की जा रही है कि हमारे जो रीजनल नेटवर्क है हमारी कंट्री में, जो इंटर कनेक्टिविटी है ना, इंटरनल कनेक्टिविटी, वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है। उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसका फुल फॉर्म है उड़ान स्कीम का, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इस स्कीम का एक प्रॉपर फुल फॉर्म है, ये एक्रोनिम है। और उड़े देश का आम नागरिक ये मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं शायद इसको लॉन्च हुए। और इस स्कीम में यही था कि जो उन मोदी जी ने जो बेसिकली बोला था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है वो भी ट्रेवल कर सके। तो बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए थ्रू एयरवेज, और दूसरी चीज जो कॉस्ट इफेक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाई जाए। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको तो हमने डिस्कस किया था कि एयरवेज आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर कॉमन पीपल, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कॉमन लोगों के लिए, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो ट्रेवल करते हैं ट्रेन से या रोडवेज से प्रेफर करते हैं। बट अगर ज्यादा से ज्यादा एयर कनेक्टिविटी लोगों को दी जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन विल बी मोर फास्टर। तो दिस वाज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ उड़ान स्कीम। ये हो गई पहली चीज। दूसरा चीज मैंने आपको दिया था पीआईडी के बारे में। अब उड़ान नहीं पढ़ा तो पीआईडी भी नहीं पढ़े होगे तुम लोग ना। तो सर कोई बड़े आराम से, कितने आराम से बोल देते हैं नो सर। और कोई है नो सर वाला? कोई यस सर वाला भी मिले? कोई यस सर वाला है? आज सब नो सर वाले हैं। हम तो समझ रहे थे बड़ी अच्छी क्लास तुम लोगों की, सारे इंस्ट्रक्शन तुम लोग फॉलो करते हो। ये हाल है, 2 पॉइंट्स दिए थे पढ़ने को वो तुम लोग नहीं पढ़ पाए, है ना, कि जस्ट गूगल करके देख लें जैसे ही क्लास ओवर हुई, चलो कुछ नई चीज पता चलेगी। नहीं सर ठंडी बहुत है, पढ़ने मन नहीं लगता है, यही सारी बातें हैं, है ना। अभी देख के क्या होगा, अभी देखने के लिए तो मैं खुद ही तुमको बता रहा हूँ। क्लास में मैं अच्छा चीजें पढ़ाने के लिए बैठा हूँ क्या केवल? आपको मेन एम ये है कि जो भी चीजें बताई जाए उसको देखिए और उसको सीखिए, है ना। अब जैसे एयरवेज के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और अगर वहां आपने उड़ान स्कीम का थोड़ा सा 2 लाइन मेंशन कर दिया तो इट विल बी अ चेरी ऑन अ केक, है ना। तो टीचर चेक करेगा, ही विल थिंक दैट ओके दिस स्टूडेंट हैज आल्सो अ जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स सराउंडिंग, को पता है बेसिक स्कीम्स क्या है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आपके ही बेनिफिट के लिए है। ये सब काम करते रहिए, स्कूल रीओपन होने के बाद कोई इसमें रियायत नहीं दी जाएगी, है ना। सभी के लिए है इंस्ट्रक्शन, एक दो लोगों के लिए नहीं। बहुत ऑनेस्टली जो भी काम दिया जाए उसको कंप्लीट करते रहिए। और अगर बहुत ज्यादा लगे कि सर बहुत काम दे रहे हैं तो भी मुझे बताइए, है ना, मैं कम कर दूंगा, बट ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हम करेंगे ही। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर लगे जिस दिन की सर थोड़ा ज्यादा हो रहा है प्लीज कम कर दीजिए, हम कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन काम करना है, करना सबको, वरना ऐसा टाइम आएगा कि तुम लोग पेन पकड़ना भूल जाओगे, ये जान लो, बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये शिवांश कर रहा है, बेटा शेयर करो, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ कम्युनिकेशन ये पढ़ाया था कि नहीं अभी कल मैंने, टाइप्स ऑफ मेल। तो हो गया था। हाँ नीचे आओ और नीचे आओ।
और नीचे आओ, ये भी पढ़ा दिया था। हाँ पीआईबी से नीचे आओ, पीआईबी पे हो गया था। पीआईबी आज फिर से होमवर्क दे रहा हूँ, बताऊंगा नहीं मैं। पीआईबी के बारे में ओके। पढ़िए, ठीक है। जितने बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ क्लास में प्रेजेंट, मरियम कैन यू हियर मी? यस सर। Why don't you respond in any query or any question? You never respond. I never heard from you. अरे सर वो होमवर्क किया नहीं है ना। होमवर्क किया नहीं है इसीलिए नहीं तो बताओ, नहीं किया है, बहुत प्राउडली बड़ा अच्छा काम किया है ना, होमवर्क नहीं किया है सर कर बताओ। लेंगे। कर लेंगे क्या होता है, तुम लोग की आदत बहुत खराब हो गई है होमवर्क न करने वाली। मैं ऑनलाइन तुम लोगों को सेटअप करवा दूंगा, जान लो। मम, मम्मी पापा को बुला के कहूंगा कि इनको 20-20 बैठक लगवाइए और मुझे वीडियो भेजिए। हाँ तो हर चीज का बहाना तुम लोगों के पास है ना, बस काम नहीं करना, ये नहीं कहोगे कि हाँ सर अच्छा मिस्टेक हुई, सर काम एक कर लेंगे सेटअप नेक्स्ट लगा टाइम। के उसको रिपीट मार देंगे 20 बार। वाह वाह, बहुत टेक्नोलॉजिकली तो इतने एडवांस हो गए हो तुम लोग जिसका कोई जवाब नहीं, बस खाली लिखना पढ़ना भूल गए हो। टेक्नोलॉजी से बड़ी दोस्ती होगी तुम लोगों की। चलो ठीक है, कमिंग टू द टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल स्टेट्स। अरे ये तो हो गया था भाई, नो डिस्कस सर। किया था हम लोगों ने। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया था डिस्कस? नो सर। अच्छा दूसरा सेक्शन में रहा होगा। चलो बैक करो इसी को पढ़ते हैं। ट्रेड का मतलब क्या है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। वो वन प्लेस टू अनदर हो सकता है, जैसे स्टेट स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा हो, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। इंटरनेशनल का मतलब वही इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे जर्मनी टू इंडिया और इंडिया टू यूएसए और इंडिया टू लंदन, इंडिया टू ब्रिटेन, है ना। इस टाइप से अगर ट्रेड हो रहा है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है that it is considered to be the barometer, economic barometer of country। कोई भी कंट्री कितना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो उसका इंटरनेशनल ट्रेड बता देता है, ठीक है। जैसे चाइना का सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है कि वो सबसे ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम उसकी जीडीपी देखेंगे या फिर उसकी पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे तो वी विल फाइंड आउट दैट चाइना इज अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी तो काफी स्ट्रांग है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अभी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। स्क्रीन कहाँ चली गई? और दो कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, पहली चीज एक्सपोर्ट और दूसरी चीज इम्पोर्ट, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें बैलेंस रहेंगी तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत आइडियल कंडीशन है, ऐसा कभी होता नहीं है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल बराबर हो जाए। हमेशा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में एक डिफरेंस रहता है, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने मैथ में एक चीज पढ़ी होगी, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। अंतर पता है दोनों में क्या होता है? दोनों का साइन भी अलग होता है, किसी को मालूम है? अगर मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस और अगर मैं बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस हमेशा हम बड़े से छोटे का निकालते हैं। हैं? अच्छा उल्टा बोल रही। जब हम लोग जैसे हमको नहीं पता है कि एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है, बड़ा है, तो हमको दोनों में ये नहीं मालूम है, तो हम वर्ड यूज करेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट बड़ा होगा तो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, जब इंपोर्ट बड़ा होगा तो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे, दैट विल बी नोन एज डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन नहीं। सब्ट्रैक्शन में अगर a माइनस बी है तो वो a माइनस बी ही रहेगा, b माइनस ए नहीं होगा। अगर b माइनस ए होगा तो फिर माइनस का साइन लग जाएगा, है ना। तो ये चीज होती है कि डिफरेंस वर्ड हम इसीलिए यूज करते हैं कि जो भी वैल्यू बड़ी होगी हम उसको उठा के पहले रख देंगे। बेटा स्क्रीन स्लाइड नेक्स्ट करो, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो जैसे यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हुए हैं आपके, ठीक है। एक तरफ एक्सपोर्ट है, एक तरफ इंपोर्ट है। जो सबसे ऊपर वाला डायग्राम है वो दिखा रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बिल्कुल आइडियल कंडीशन, जितना इंपोर्ट हो रहा है उतना एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों को बाहर से कम मंगा रहे हैं लेकिन भेज ज्यादा रहे।
इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है चाइना। चाइना को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे यस सबसे ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। ओके, वो मैन्युफैक्चर करता है इसीलिए वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे चीपेस्ट रेट से एक्सपोर्ट करता है ना। जैसे चाइनीज, इंडिया में देख लो, दिवाली जैसे ही आती है आप लोग झालर के लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन क्या रहता है? चाइनीज झालर। अगर इंडियन वाली झालर आप लोग यूज करने लगो तो वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, बट चाइना का जितना भी मटेरियल है वो चीप है ना, सस्ता पड़ता है। तो कॉमन इंसान के लिए वो बहुत आसान है। इवन लक्ष्मी गणेश भी अब चाइना वाले बना के बेच देते हैं, है ना। तो ये चीजें होती रहती हैं, इसीलिए उनका इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, ये वर्ड मैं भूल गया था बताना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका एक पर्टिकुलर टर्म है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, और अगर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो वो एक फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि उस केस में हमारे पास फॉरेन से करेंसी ज्यादा मिलेगी। हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो स्टोर है वो बढ़ेगा, ठीक है, हमारे पास ज्यादा यूएस डॉलर होंगे, तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट कर लेते हैं। अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है ना, इंपोर्ट बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के नाम पे हम बिल्कुल जीरो हैं, तो हमारे लिए ये एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। ठीक है, इंडिया का मोस्टली अनफेवरेबल रहता है, क्योंकि हम आज भी बहुत सी चीजें इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, और एक और जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, कोरोना के टाइम में किया था ना, यस पता है किसी को? किसी को पता है इस स्कीम के बारे में? यस आत्मनिर्भर भारत क्या है? हाँ ना, बताइए, व्हाट इज दिस आत्मनिर्भर भारत? क्या था इसमें, किस चीज से फोर्स किया गया था? हेलो मरियम, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत स्कीम? किसी को आइडिया है? अरे भाई ये कौन? सर इसमें था कि हम लोग ज्यादातर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें और इंडियन गुड्स को यूज करें, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सर इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा उनको मतलब सर बहुत ज्यादा पीछे चली जा रही थी, क्योंकि लॉकडाउन हाँ लगे थे। जब हम अपने गुड्स यूज करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश करेंगी, इसलिए ये स्कीम लॉन्च हुई थी। हाँ, ये स्कीम इसीलिए लॉन्च हुई थी ताकि वी शुड रिलाई मोर ऑन इंडियन मेड गुड्स। जो चीजें इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं हम उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ठीक है, एक छोटा सा काम और दे रहा हूँ आज आपको, माइक्रो टास्क अगेन। वोकल फॉर लोकल के बारे में पता कीजिए, एक छोटा सा 4-5 लाइन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। व्हाट इज वोकल फॉर लोकल कैंपेन? इसी से रिलेटेड है। सर ठीक है, हैंडमेड गुड्स को बढ़ावा देना चाहिए। यस सर। हैंडमेड गुड्स, केवल हैंडमेड गुड्स। सर नहीं डोमेस्टिक सर, गुड्स को। जितने भी सर स्मॉल इंडस्ट्रीज चल रही हैं उन हाँ, सबको बढ़ावा देना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज जो भी है, फॉर एग्जाम्पल कुल्हड़ यूज करो पेपर कप्स के बजाय या फिर प्लास्टिक कप्स के बजाय, है ना। जो भी लोकल चीज है, सपोज यू आर लिविंग इन सिटी नेम्ड फैजाबाद, ठीक है, तो वहां के कुछ लोकल आर्टिसंस होंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ होंगे जो डलिया बना रहे होंगे। अच्छा, मूंज जानते हो आप लोग? मूंज की डलिया होती है, बास्केट से डलिया यस बनाई सर। जाती है। एक घास होती है, उस घास को रोल कर करके उसको पूरा सर रंग भर के बनाते हैं। हाँ देखा होगा ना। तो जैसे आप यस लोग सर बहुत अच्छा। प्लास्टिक के टब यूज कर लेते हो, तो उसके बजाय उसको यूज करो। तो इस कैंपेन को गवर्नमेंट में नाम दिया गया था वोकल फॉर लोकल, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें, झालरें आप चाइना की मत खरीदिए, जो लोकल इलेक्ट्रिशियंस हैं उनकी बनाई हुई झालरें खरीदिए। तो कोई भी चीजें हो, अगर आपके पास उसका एक लोकल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है तो आप उसको खरीदिए, जिससे क्या होगा कि लोकल आर्टिसंस की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और आपके सिटी लेवल पे जो छोटी इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, जिससे अगर ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रॉपरली फैल गया तो ऑल ओवर इंडिया में क्या कहते हैं, इकोनॉमी ग्रो करेगी साथ में सबके लिए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा कैंपेन है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, है ना, 70 to 80 वर्ड्स उसके बारे में जरा लिखिए, जिसको जो कॉपी मैंने आप लोगों को बोली थी। अभी तो बनाए नहीं होगे तुम लोग कॉपी,
जब दो गूगल नहीं कर सकते तो कॉपी कौन बनाया होगा अभी ना? सर जो क्या कहते हैं ज्योग्राफी वाली है वही सर आगे क्लास बचेंगे में उसमें कॉपी में लिखना। ही लिख लेंगे ये वाले क्वेश्चंस भी। क्लास वर्क में बेटा मत लिखो, क्लास वर्क में मत लिखो, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको चीजें बहुत सारी दिखेंगी बोर्ड एग्जाम के लिए। ये सब चीजें बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये सब चीजें आपको मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपकी इंप्रूव हो। ठीक है, सोशल साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 4 पन्ने का लेसन है आपने पढ़ लिया काम खत्म। सोशल साइंस का मतलब है आपको अपनी लोकल अवेयरनेस होनी चाहिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स, कौन सी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड पर्टिकुलर है, इसलिए मैं आपको ये सब बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए है, पेयर कॉपी में इसको मत करिएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया आपको एक फाइल या फिर कोई सिंपल सा रजिस्टर बना लीजिए, है ना। उसको बहुत सजाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लेजिबल हैंड राइटिंग इज सफिशियंट, कि अगर आप उसको लिख रहे हो जो भी काम दिया गया आपने शॉर्ट में लिख लिया, है ना, अच्छे से लिख लिया उसको, कि कभी जरूरत पड़ी आप चैप्टर पढ़ रहे हो आपने उसको भी साथ में उठा के देख लिया, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो गई टॉपिक की। अब आप उस टॉपिक के कभी भी किसी भी टाइम पे बोल सकते हो, बोला जाए आपको डिस्कस करने को, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है ये टॉपिक, देखो कौन कौन सी कमोडिटीज हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही हैं इंडिया में, है ना। तो एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन कौन सी हैं जरा पढ़ के बताओ, कौन बताएगा? सृजन, आर यू इन द क्लास? Yes, sir, I am. Yes, please read this. Exported and imported commodities. The commodities exported from India to other countries include gems and jewelry, chemicals, and related products, agriculture and allied products, etc. The हाँ, commodities imported to India include petroleum, crude and products, gems, jewelry, chemical-related products, base chemical, electronic items, machinery, agriculture, and allied products. ये दोनों एक छोटी सी लिस्ट है, मतलब एक तरह से कि आपकी कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं और कौन कौन सी एक्सपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। इंपोर्ट में क्या है, सॉरी एक्सपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, जेम्स और ज्वेलरीज हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर एंड एलीड प्रोडक्ट्स हो गए। एलीड प्रोडक्ट्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे बताओ, हु कैन टेल मी? एलीड का मतलब होता है रिलेटेड। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में सिर्फ बीज इज नॉट एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर होता है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। उसी तरह इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तो पेट्रोलियम ही होता है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। केमिकल्स हैं, केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बेस मेटल्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, और इसके अलावा मशीनरी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट भी किए जाते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं, इंपोर्ट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। टूरिज्म एज अ ट्रेड, अब इसको पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। मोर देन 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। हमारी कंट्री में 15 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इंडस्ट्री में, इस टूरिज्म इंडस्ट्री में इंगेज। ठीक है, टूरिज्म इन इंडिया प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। पहली चीज, हमारी कंट्री वी नो इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज, थाउजेंड्स ऑफ क्यूजीन्स, थाउजेंड्स ऑफ कल्चर, कस्टम्स, रिचुअल्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट, है ना। एक नॉर्थ इंडियन अगर मद्रास जाता है तो वो उसे ये चीज रियलाइज ही नहीं होगी कि ये इंडिया का ही एक पार्ट है, बिल्कुल अलग चीजें हैं वहां पे, सेपरेट एकदम हर चीज, उठना बैठना खाना कल्चर एवरीथिंग। तो अगर वो वहां जाता है और उस कल्चर को समझता है और फाइनली ये रियलाइज करता है कि आफ्टर ऑल इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, तो एक प्राइड का सेंस आता है कि यस हम एक नेशन है और इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वी आर इंटीग्रेटेड टुगेदर, है ना। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, ये बहुत अच्छी चीज है। तो टूरिज्म से नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोशन मिलता है। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परसूट, ये भी बढ़िया चीज है। जितने भी लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं, सपोज आप तिरुपति बालाजी मंदिर गए
वहाँ का तिरुपति लड्डू बहुत फेमस है, तो आपको पता चला कि अच्छा यहाँ का लोकल क्यूजीन और बहुत अच्छा है, तो वी शुड ट्राई दिस, तो आप वो खरीदते हो, उसके लिए पे करते हो, तो इससे लोकल इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलती है, जो अभी मैं बात कर रहा था वोकल फॉर लोकल का एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी चीज, सपोज आप मैसूर गए, वहां का एक मिठाई बहुत फेमस है मैसूर पाक, है ना, उसको आपने ट्राई किया, उसको खाया, तो जब उसको आप ट्राई करोगे तो अगेन यू विल पे, और उसके लिए आपको मिलेगा, है ना। इसके अलावा कोई अच्छा एग्जाम्पल बताओ जो लोकल एरिया का बहुत फेमस हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड, किसी को कोई आइडिया है? कहीं सर, कोई मथुरा घूमने का उमने पेड़ा। गया? क्या चीज? मथुरा का पेड़ा। मथुरा का पेड़ा, वेरी गुड। और आगरा का पेठा, पेठा। आगरा का पेठा, है ना। और उसके अलावा क्या हो सकता है? साड़ियां होती हैं अलग अलग रीजन की, कोलकाता का रसगुल्ला है, और जैसे महाराष्ट्रियन साड़ी हो गई, या तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी हो गई, ये सब क्या है? लोकल आर्टिसन ही प्रोड्यूस करते हैं। तो वहां जब जब भी आप खरीदोगे, टूरिज्म के पर्पज से जाओगे, तो ये सब चीजें आप लोगे ही लोगे, है ना। तो इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट अप मिलता है। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, बाई चांस इंडिया में घूमने आते हैं, है ना, यूएसए यूके, बनारस में आप जाओगे तो देखोगे हर दूसरा चौथा आदमी आपको फॉरेनर मिल जाएगा घूमते हुए, तो वो यहाँ पे समझते हैं। टूरिज्म में जब भी वो घूमने आते हैं तो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों को, है ना, हेरिटेज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हेरिटेज, कोई बता सकता है? एनीवन? सर जो इनहेरिट किया हम लोगों ने क्या है अपने इनहेरिट किया? पास से, क्या इनहेरिट किया? जैसे? जैसे कि कल्चर हो गया और हाँ, हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए। हाँ, वेरी गुड। यही चीज है, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, है ना, हमें हमारे पूर्वजों से क्या मिला है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कल्चर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल। रिचुअल, है ना, एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, हेरिटेज के लिए आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ताजमहल इज अवर हेरिटेज, है ना, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमको मिला है। या फिर हम्पी के जो टेम्पल्स हैं, तंजावुर टेम्पल इज अवर हेरिटेज, है ना। या फिर कोई लोकल क्राफ्ट है पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कांजीवरम साड़ी का, ये हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर पुरानी आर्ट है जो अभी तक चली आ रही है। तो दिस इज अ कॉल्ड हेरिटेज, ये हमारे लिए विरासत है जिसको हमने अभी तक संभाल के रखा है। ओके, तो ये एक चीज हो गई। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। अब देखो ये काइंड ऑफ टूरिज्म है, हर वर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग और अपना अपना अलग उसका वेटेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेन टूरिस्ट वो क्यों आते हैं इंडिया पे? पहली चीज तो हेरिटेज टूरिज्म, यही सब देखने, कोई ताजमहल देखने आया है, कोई हम्पी देखने आया है, कोई तिरुपति देखने आया है, या फिर कोई मरीना बीच देखने आया, सन टेम्पल देखने आया है, ये सब क्या है? हेरिटेज टूरिज्म। देन इको टूरिज्म, इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली आया है, नया नया ग्रो हो रहा है, और अभी भी ये थोड़ा सा मतलब डेवलपिंग स्टेज में। इको टूरिज्म का मतलब ये है कि बहुत से लोग जो शहरों में जॉब कर रहे हैं वो वहां पे पॉल्यूशन से बहुत परेशान है, वहां के जो लाइफस्टाइल है, जो कंटिन्यूअसली भागने वाली लाइफस्टाइल ना, किसी को बिल्कुल टाइम नहीं है किसी चीज के लिए। So if they want to relax, they want to search something where they can just sit and stare the nature, listen to the birds singing, है ना, थोड़ा सा उनको नेचर का फीलिंग लेने के लिए जगह ढूंढते हैं वो। तो वो ढूंढते हैं कोई ऐसा इको टूरिज्म का स्पॉट मिल जाए, तो वो जाते हैं किसी गांव, वो केरला के किसी गांव चले गए जहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, वहां कोई लोकल होम स्टे किसी ने बना दिया, खोल दिया और उसको ओपन कर दिया, तो और उसकी प्रॉपरली इंटरनेट पे उसको डाल दिया, है ना, कि कोई अगर सर्चे इको टूरिज्म इन केरला तो उसको आराम से मिल जाए और वो वहां पे पहुंच जाए, वहां पे जाके बढ़िया शांति से 1 महीने 2 महीने काम करे। या फिर हिमाचल में कोई ऐसे हिल स्टेशन पे बना दिया छोटा सा जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, है ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसका जो पोटेंशियल है वो अनबाउंड है। किसी भी जगह आप इको टूरिज्म में जो थोड़ा सा नेचुरली एनरिच एरिया है, वो कोई गांव भी हो सकता है,
कोई पॉन्ड भी हो सकता है, कोई हिल स्टेशन हो सकता है ना। ऐसी जगहों को बोलते हैं ऑफ बीट प्लेसेस। ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये टूरिज्म जो है, काइंड ऑफ टूरिज्म बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा से ग्रो कर रहा है इंडिया में। ठीक है, आज मैं इससे रिलेटेड आपको एक केस स्टडी दूंगा, करने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन सिर्फ तब, बहुत अच्छी है वो, पढ़ के बहुत आपको नॉलेज मिलेगी, मजा भी आएगा, लेकिन सिर्फ तब बताऊंगा जब आप लोग प्रॉमिस करोगे कि जो काम दिया है वो आप लोग करोगे आज, तभी बताऊंगा। उसके लिंक मैं शेयर करूंगा, आप लोग उसको देखिएगा जाके। लेकिन सिर्फ तब जब आप लोग प्रॉमिस करोगे कि जो भी काम मैंने दिया है पहले उसको कंप्लीट करोगे कल। अदरवाइज मत करो, मुझे क्या, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सीख। कुछ नया जानना है तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक, करेगा कोई? यस सर। प्रॉमिस करो, कल जितना काम दिया है माइक्रो टास्क हो जाएंगे सारे। यस सर। यस सर। दो ही लोग बोले, छोड़ो नहीं दो। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं तो वाई शुड आई बॉल। चलो चलो ठीक है, सब लोग अगर ग्रुप पे मुझे करोगे कि यस सर आई विल डू दैट, प्लीज शेयर द लिंक, मैं तभी शेयर करूंगा। इको टूरिज्म के बारे में अगर आपको समझना है तो उससे बढ़िया केस स्टडी कोई नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन प्रॉमिस के बाद। सर ठीक है, टूरिज्म पे केस स्टडी क्यों करवा रहे हैं, फील्ड ट्रिप करवाइए। फील्ड ट्रिप के लिए ओपन तो होने दो, स्कूल करा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, डोंट वरी उसको। लेकिन सिर्फ पढ़ो और समझो कि टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है, कि हम टूरिज्म के थ्रू किस तरह से, टूरिज्म का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता है, टूरिज्म को बूस्ट अप करके हम लोकल इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। ये उस केस स्टडी में दिया हुआ है। और ऐसी मेरे पास बहुत सी चीजें, हर टॉपिक के लिए मेरे पास केस स्टडी है, लेकिन उतना ज्यादा भी आप लोगों को दूंगा नहीं, है ना, बर्डन हो जाएगा आप लोगों पर। लेकिन जो चीजें अच्छी हैं, जिनसे आपको थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू मिलता है, वो सब चीजें मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो समझ बेटा, बैक करो, अभी एक दो चीजें और बची थी। हाँ, इको टूरिज्म हो गया। एडवेंचर टूरिज्म बहुत सिंपल है, जानते हो कि बंजी जंपिंग का नाम सुना होगा, जानते हो Yes, ना। पैराग्लाइडिंग है, बंजी जंपिंग है, स्कूबा डाइविंग है, ये सारी चीजें क्या है, एडवेंचरस गेम्स है। इनको करने के लिए भी लोग टूरिज्म में जाते हैं। जैसे स्कूबा डाइविंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में इसके काफी मतलब ऐसे होटल्स और ये सब चीजें तो करवाते हैं। गोवा वगैरह में होता है, तो लोग वहां जाते हैं, बढ़िया। बंजी जंपिंग के लिए आप उत्तराखंड में जा सकते हो, है ना, और हिमाचल में बहुत सारी प्लेसेस हैं, तो वहां पे लोग ट्रेवल करते हैं। कल्चरल टूरिज्म का मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर प्लेस के कल्चर को आप समझना चाहते हो। बेस्ट एग्जाम्पल इज राजस्थान, बेस्ट एग्जाम्पल। राजस्थान का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट कल्चर है, और जो फॉरेनर्स हैं, इंडियंस है, वो वहाँ समझने जाते हैं कि इनका कल्चर कैसा है ना। वहाँ का लोकल क्यूजीन बहुत अच्छा होता है, जैसे दाल बाटी चूरमा हो गई, और घेवर हो गया, है ना, ये सब उनके पार्ट ऑफ कल्चर है। घूमर डांस हो गया, कालबेलिया डांस हो गया, तो ये सब जब वहां पे जाते हैं तो ये देखते हैं और उसको समझते हैं। तो कल्चरल टूरिज्म इज ऑल्सो अ वेरी बूमिंग कॉन्सेप्ट। मेडिकल टूरिज्म एक बहुत नई चीज है। आप लोगों को पता होगा कि इंडियन डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है। प्लस दूसरी चीज ये है कि इंडिया में जो मेडिकल का खर्चा है वो कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां के कंपैरिजन में काफी कम है। हमें ज्यादा लगता है क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, इंडिया में रह रहे हैं, तो हम अपनी करेंसी पे कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मान लो ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर यूएसए में है, यूके में है, वो अच्छे डॉक्टर्स चाहता है बट एट अ चीपर रेट, तो उसके लिए इंडिया से बेटर ऑप्शन कहीं नहीं। तो इसीलिए मेडिकल टूरिज्म के लिए भी अब बहुत लोग आते हैं इंडिया में। और अब तो हमारी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज है, जैसे कि योगा हो गई, और प्राणायाम, और ये सब चीजें, है ना, यौगिक जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके लिए लोग बहुत आते हैं ऋषिकेश वगैरह में सीखने के लिए। तो मेडिकल टूरिज्म भी एक बहुत बूमिंग कॉन्सेप्ट है। और बिजनेस टूरिज्म आपको पता ही है, कोई कंपनी है बाहर की, वो इंडिया में आके अपना सेटअप लगाना चाहती है, तो वो भी आ सकती है ना। अमेजन आई है, जैसे इकिया एक बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी है, आईकिया जो भी नाम है, तो वो सब आके यहाँ पे इंडिया में अपना सेटलमेंट कर रही हैं, अपना ट्रेड को बढ़ा रही हैं। तो टूरिज्म एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में डिस्कशन करना हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
लेकिन अभी ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप लोग अच्छी समझ इसमें डेवलप करिए, है ना। हालांकि जितना लिख दिया है सफिशिएंट है, बट अगर आपको ओवरऑल थोड़ा सा और नॉलेज इसको समझना है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, तो जो चीज मैंने बताई है उसको आप देखिए, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए टॉपिक्स को। ये क्या है कल्चर टूरिज्म का मतलब, और ये सब बिजनेस टूरिज्म क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हेलो हेलो हेलो, एनीवन? नो सर। बाकी लोगों को समझ में आ गया सबको? अरे भैया ये सर तो बोल दिया करो तुम लोग, क्या करूं मैं? यस सर, यस सर। हाँ, हो गया सर, फाइनली खत्म हो गया सर। तो कैसा चैप्टर था ये? बोरिंग था, अच्छा था, एवरेज था, कैसा था बताओ? सर अच्छा था। मजा आया पढ़ के? यस सर। चलो, मजा तो तब देखेंगे जब टेस्ट हम लेंगे इसका, है ना। थोड़ा सा फिर यस सर। देखेंगे कितना मजा आया सबको। तो अगर मैं मान लो 2 दिन बाद इसका टेस्ट बोल दूं, तो बिल्कुल रेडी रहोगे तुम लोग, कहीं से कुछ भी? यस ठीक सर। है, यस सर। पक्का? अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। सृजन, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? तो मैंने कहा सबको आंसर करने देते हैं, अच्छा, मैं क्या चीज? आज बाकी सबको आंसर करने देता हूँ। मेरा भाई बैठ के द मेग देख रहा है सर, नई मूवी आई हुई है। तुम मूवी मत देखो, तुम इधर ध्यान दो क्लास में। हाँ, तो ये सब हो गया है पहली चीज। अगर उस अच्छा, कितने लोग इंटरेस्टेड हो? मैं वो अगर केस स्टडी आपको शेयर करता हूँ तो कितने लोग इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ने के लिए? वो अच्छी है, वास्तव में बहुत अच्छी है। सर वो लिखना वाकई में ज्यादा बहुत अच्छी। पड़ेगा ना उसमें, लिखना नहीं है, केस कुछ स्टडी में नहीं बहुत लिखना लिखना है, पड़ता जस्ट है। रीड अबाउट इट। सुनो सुनो, लिखना नहीं है हम बच्चा, पढ़ लेंगे सर। उसको पढ़ो और कल मुझे बताओ कि उसके उसकी एक समरी मुझे बताओ, ठीक है। हम बर्डन वाला कोई काम नहीं देंगे तुम लोग, हमें पता है तुम लोग साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो और बेचारे ऑलरेडी ओवर बर्डन होते हैं। हम अपना काम नहीं देंगे, उसके लिए परेशान मत हो। इसके लिए तुमको हमसे ज्यादा लिबरल टीचर नहीं मिलेगा, लेकिन जितना कहूँ उतना कर लो बस, ठीक। तभी तुम्हारी लर्निंग होगी, वरना लर्निंग के नाम पे सब नीलबटा सन्नाटा रहेगा। ओके, तो जो दे रहा हूँ लिंक अभी मैं भेजता हूँ, तो उसको पढ़ो, प्लस ऑल द माइक्रो टास्क बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। कॉपी वगैरह सब लोग बना लो, और जितनी चीजें दी हैं शॉर्ट में उसको लिखते रहो, है ना। थोड़ा बहुत भी लिख लो अगर इनकम्प्लीट ना रहे, कल नहीं हो पाता 1-2 दिन बाद दिखा दो, बट कीप इट डूइंग, क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद मैं पक्का देखूंगा। और दूसरी चीज ये है, मैप वर्क मैं आपको दूंगा आज। मैप वर्क आपको धीरे धीरे कर लेना है, जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड मैप का काम है। एक तो दे ही दिया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला दिया था ना, फिर यस सर। कर्नाटक आ गया। तो किया किसी ने? नहीं किया सर, बहुत यस सर काम किया। रहता है। चलो, एक बच्ची अच्छी है। लड़कियों से मुझे एक्सपेक्टेशन रहती है, दे आर ऑलवेज मीन्स आंसरिंग और सब हाँ चीजें सर, तो आप भी कर दीजिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने का तुम लोग मौका क्यों देते हो बताओ भाई? अब इतना क्योंकि बेइज्जत आप करेंगे लोग तभी तो करते लड़के हैं सुधरेंगे। इसीलिए मौका मिल जाता है सर। हम लोग करते नहीं है, वो आप लोग खुद प्रूव करते हो ना ऐसा। मुझे मौका मत दो ये कहने का। लड़के भी रिस्पॉन्स करें, लड़के भी बोलें यस सर आई हैव डन दिस, आई विल नॉट से दिस। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ये ताकि आप लोगों को थोड़ी शर्म आए लड़कों को कि यार देखो, मतलब सर भी नहीं कह रहे हैं ऐसा, है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, लेकिन थोड़ा सा बेइज्जती करने के लिए अक्सर मैं बोल देता हूँ ये। मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, मैं ही डिस्क्रिमिनेशन करूंगा तो फिर क्या पढ़ाऊंगा तुम लोगों को? ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब इक्वल हो, लेकिन काम के लिए सब लोग अप टू डेट रहो, ठीक है। और मैप वर्क में आप भेज देता हूँ, ये स्टडी ग्रुप पे भेज देता हूँ, दोनों चीजें कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो यू कैन कंसल्ट मी एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। और फिर सर समझा जाए ना, इस चैप्टर को आज फाइनल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो नेशनल वाटरवेज है सर वो याद ही नहीं हो रहे हैं, इतने टफ टफ नाम है। नेशनल वाटरवे सारे नहीं याद करने हैं बेटा, डोंट वरी, सब नहीं याद करने। सिर्फ एक नेशनल वाटरवे 1 और नेशनल वाटरवे 2 का नाम याद रखो, दैट इज सफिशिएंट।
ठीक। सर अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ 2 तक ही याद रखने हैं? एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आपको पूरी लिस्ट लिखनी है, पहली चीज। एग्जाम में ये पूछेगा कि नेशनल वाटरवेज के बारे में आप बताइए विद 2 एग्जाम्पल। तो आप 2 एग्जाम्पल लिख देना, दैट इज सफिशिएंट। बहुत ज्यादा अगर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, टफेस्ट बनाएगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो अगर आप उसकी 2-3 बार रीडिंग कर लेंगे तो आप पहचान लेंगे कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है। बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान मत, ठीक है। यस सर। चलो, और किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? Hear me? अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे अटेंडेंस अपनी बेटा भेज देना क्लास की, ठीक है? ओके, चलो, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एवरीवन।